राजनीतिक तौर से 21 बरस और जो स्थिति है, जो की दशा है, उसकी बदलाव के लिए कोई टूल, कोई मैकेनिज्म आपने चुना है? और आप जानते बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि मैं पहले साल में ये, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में ये, अगर हम सत्ता में आए तो? 5 साल मांग रहे हैं। 5 साल? 5 साल में आपके स्कूल अच्छे कर देंगे। दिल्ली में 5 साल में किए, गांव-गांव में स्कूल बना देंगे। 5 साल में गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, शानदार अस्पताल बना देंगे। 5 साल में बच्चों को रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन बेरोजगारी भत्ता टेम्पोररी है। जनता के 5,000 रुपए आपने कहा है? 5,000 रुपए देंगे। ये कहां से लाएंगे जनाब अरविंद केजरीवाल जी? ये मतलब आपने दिन में, मुझे लगता है कि नहीं, सारे कैलकुलेशन कर रखे हैं इन्होंने। बताइए जरा। जनाब बताइए 5,000। जनाब, अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े बिल आते हैं और बिजली का जो रेवेन्यू होता है ना, वो उत्तर प्रदेश के पास जाता है जी। यहाँ पे महिला जो है रीढ़ की हड्डी है, वो पूरे घर को चलाती है। उस महिला को अगर 1,000 रुपये दिया जाए तो क्या उस महिला का इज्जत देने का तरीका नहीं होगा? यहाँ के जो युवा हैं, युवा यहाँ पे, मैं इस तरीके से बोलूँगा, इंडियन आर्मी में 2 ही रेजिमेंट हैं। एक ही राज्य है जहाँ से 2 रेजिमेंट जाती हैं, गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट। तो यहाँ के युवाओं में तो एक अलग शक्ति है। क्या उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको सिखाने के लिए अगर मैं 5,000 रुपये दे रहा हूँ तो क्या वो आया पढ़ने के लिए पहाड़ से नीचे प्लेन में? उसे चिंता है एक कमरे में 8-8 लड़के रह रहे हैं ताकि किराया बच जाए, शेयर करें आपस में। अगर हम 5,000 दे रहे हैं तो उसके सबसे ना सरदर्दियाँ खत्म हो जा रही हैं। अब दे कहाँ से रहे हैं? 55,000 करोड़ यहाँ का बजट है। भ्रष्टाचार, कोई बोलता है 60% है, कोई बोलता है 50% है, कोई बोलता है 49% है, जो मर्जी है। हम तो कहते हैं 20% भी ये रोक दिया जाए, ये जो चोरी है 20% हो जाता है 11,000 करोड़। इन तीनों का जो टोटल है ना, वो 11,000 करोड़ के अंदर में आ जाता है। ये तो हमने कैलकुलेट करा है। इसमें कहीं एरर कहाँ है इसमें? ये जो घाटा है ना, ये घाटा कोई महिलाओं को 1,000 रुपये देने से नहीं हुआ, 300 यूनिट बिजली फ्री देने से घाटा नहीं हुआ। घाटा हुआ ये सारा पैसा चोरी करके स्विस बैंकों में ले गए। वो जो सारा बजट ये स्विस बैंक की तरफ जाता है ना, उसको जनता की तरफ मोड़ेंगे। अब हम सारा पैसा जनता के ऊपर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपने कहा 5 गारंटी वाली बात, उसके लिए बजट चाहिए, उसके लिए चाहिए फंड। वो कहाँ, मतलब आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि जो चोरी होती है या जो भ्रष्टाचार है उसका मैं 20% या 25% रोक देंगे तो आपके यहाँ ये बेरोजगारी भत्ता हम 5,000 रुपये देने लगेंगे और 1,000 रुपये जो महिलाएं हैं उनको देने लगेंगे। ये एक आपने एक कैलकुलेशन किया। सवाल ये है कि जो प्रपोर्शन बजट का है उसको, उसके लिए कॉन्क्रीट कोई स्टेप्स होने चाहिए। देखिए, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली का बजट 22,000 करोड़ था जी। 5 साल में उसको 70,000 करोड़ कर दिया हमने, 3 गुना। केवल और केवल भ्रष्टाचार खत्म करके हमने व्यापारियों पे भरोसा किया, टैक्स रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। व्यापारियों ने अपने आप टैक्स देना चालू कर दिया। एक तो व्यापारियों ने ये देखा कि अब अच्छी सरकार आई है, ईमानदार सरकार आई है, हमारे लिए अस्पताल बना रही है, मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, स्कूल बना रही है। लोगों का टैक्स कंप्लायंस अपने आप बढ़ने लगता है जब वो देखते हैं कि सरकार हमें फायदा कर रही है। लोगों ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का हमारा टैक्स रेवेन्यू है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत आसानी से ट्रिपल नहीं तो 5 साल के अंदर उत्तराखंड का रेवेन्यू डबल किया जा सकता है। 55,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू किया जा सकता है। मैं मान सकता हूँ आप रेवेन्यू के आदमी भी रहे हैं, आप रेवेन्यू बेहतर समझते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि क्या उसी तरह तो नहीं जैसे दिल्ली में आपने ड्राई डेज जो हैं कम कर दिए? सब जगह है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो आप महिलाओं को जो 1,000 रुपये सम्मान राशि देना चाहते हैं, ये उनकी जरूरत। एक अभी मैं कहीं गया था, वहां पे एक महिला खड़ी हुई जी, कहती है जी मैंने ग्रेजुएशन कर ली और मेरा MBA में एडमिशन हो गया है जी, लेकिन वो बहुत दूर है कॉलेज और मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है वहाँ भेजने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने कहा 1,000 रुपये अगर आपको हर महीने मिलेंगे तो जा सकते हैं? कहती है हाँ जा सकती हूँ। तो अगर उस बेटी की पढ़ाई हो सकती है उस 1,000 रुपये, तो बताइए क्या करेगा। मैं पहाड़ पे बहुत समय तक आता रहा, रिपोर्टिंग करता रहा, घूमता रहा, अभी भी मैंने किया है। और वो सवाल मुझसे अल्मोड़ा में किसी ने पूछा था, वो मैं जरूर आपसे पूछूंगा, स्वास्थ्य को लेकर है। लेकिन कोई सवाल इधर से जो आना चाहे जी। हाँ जी, मेरा नाम प्रीति सिंह है सर। सर मेरा नाम कर्नल कोठियाल जी से है। मेरा सवाल सर, आप सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो सेना में काम करने के बाद और अब राजनीतिक दल में काम करने के बाद आपको दोनों में क्या अंतर नज़र आ रहे हैं सर? जब मैं सेना में था और जब मैं देश के लिए लड़ता था तो जो दुश्मन होते थे
वो ना बड़े ख़तरनाक होते थे। यहाँ पे जो हमारे समाज के जो दुश्मन बन रखे हैं, हमारे ही चुने हुए लोग, ये ना बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। खाली बस ये है कि राजनीति का जो तरीका इनका है वो तरीका बदली करना है। और कीर्ति जैसी जो लड़कियाँ हैं ना, अगर ये आवाज़ उठाना शुरू करेंगी तो ये सब घुटने टेकेंगे और हम राजनीति को एक नया डेफिनेशन जो देंगे उसे बोलेंगे लीडरशिप। मैं तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल सर, जब इनको राजीव नयन बहुगुणा भाई ने एक बार बोला कि केजरीवाल जी, और बोलो पता है कहाँ पे बोला? विधानसभा दिल्ली में, जब सुंदरलाल बहुगुणा जी उनके पिताजी को सम्मानित करा जा रहा था। इतने में ही सबको समझ में आ जाएगा कि क्या लीडरशिप है और क्या राजनीति है। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी, आप तो ना हमारे कैडर के आदमी हो, आप जा रखे हो अभी राजनीति ठीक करने के लिए। आपने राजनीति को ठीक कर दिया है, एक परिभाषा बना दी है उसकी। जिस दिन उसकी परिभाषा बना दोगे, युवाओं के हवाले कर देना, कीर्ति के हवाले कर देना और दोबारा हमारे कैडर में आ जाना। हम राजनीति को चेंज करने आ रखे हैं और राजनीति को चेंज करने का मतलब है वो सारे मुद्दे जो आज समाज में एक अच्छी खुशहाली लाते हैं, घर में एक रौनक लाते हैं, उन मुद्दों को पूरा करना है। उन मुद्दों को बोलूंगा उत्तराखंड अजय जी, उनका सुलगते हुए सवाल। अजय जी, उनका मतलब ये था कि सेना में जब आप रहते हैं तो सामने पता चलता है दुश्मन कौन है। राजनीति में दुश्मन पता नहीं चलता, आगे है पीछे है कहाँ है। सेना जो है ना, यहाँ पे राजनीति में अगर सेना अच्छी छांट लो तो दुश्मन की चिंता नहीं होती। अगर महिलाएं आपकी सेना है, अगर युवा आपकी सेना है, अगर एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के लोग आपकी सेना है, तो फिर दुश्मन को ढूंढने की जरूरत क्या है? अपने आप दुश्मन हटता है। मैं वो जो सवाल पूछना चाह रहा था वो ये था कि अल्मोड़ा में मैं शो कर रहा था तो एक नवयुवक आया, उसने कहा कि लड़की थी, उसने कहा कि प्रसव पीड़ा में लोग मर जाते हैं आज भी, डंडी कंडी जो है उससे लोगों को लेके आना पड़ता है, मरीजों को लेके आना पड़ता है। दूर दराज गांव है, ये भी बात सच है कि दूर दराज बहुत दुर्गम स्थलों पे गांव है, वो डंडी और कंडी के जरिए आते हैं अस्पताल तक। आप अगर आएंगे, वो तो सवाल छोड़ गए था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर आप सत्ता में आएंगे तो कितने दिनों में या कितने समय में परफेक्ट स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कम से कम डंडी कंडी वाली जैसी यात्राओं में जो मरीज को लेकर आया जा रहा है उसको दूर करने के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप यहाँ पे बता पाएंगे डेफिनेट टर्म्स में? जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल शुरू किया है, मैंने काफ़ी सोचा यही उसका समाधान है। हर गांव में एक क्लिनिक खोलने की ज़रूरत है जहां पे लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए वहीं सुविधाएं, वहीं दवाइयां, वहीं इलाज मिल सके। तो अगर हर गांव के अंदर एक गांव क्लिनिक खोला जा सके तो लोगों को बेसिक बीमारियों के लिए वहीं उसका समाधान मिल सकता है। और इसकी शुरुआत तो तुरंत की जा सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे गांव में एक साथ हो जाएगा, लेकिन तुरंत इसकी शुरुआत कुछ गांव में शुरू में होगा, फिर एक साल में कुछ होगा, फिर दूसरे साल में, 3-4 साल में सारे गांव कवर किए जा सकते हैं। धार्मिक पर्यटन और ये एक पूरे प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी है और इसको बढ़ावा देने के लिए इसको खास तौर से इसमें बहुत सारी चीज़ों को सुधार के लिए लगता है आपको कोई गुंजाइश है इसमें, या अभी इसमें कुछ और परफेक्ट तरीके से किया जाना चाहिए? जैसे अभी सरकार ने क्या करा था, एक कानून बनाया जी, बड़ी चर्चा में है वो कानून। वो कानून चर्चा में है और अभी भी ना सरकार जनता को चिंता है कि पता नहीं इन्होंने कानून अभी भंग कर दिया है कि कहीं दोबारा तो नहीं लेकर के आ जाएंगे। अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो क्या होता है, एक सिस्टम फॉलो होता था बहुत पहले से। जैसे तीर्थयात्री हैं, वो पहले क्या करते थे, आते थे यात्रा में, 100 साल पहले की बात करूं, 150 साल पहले की बात करूं, तो उनके जो उनके ये हैं अपना पुजारी हैं, पुजारी नीचे आते थे तीर्थ पुरोहितों को लेने के लिए और साथ में पैदल चलते थे। उनके रास्ते में कहीं नदी है तो उसमें टेम्परेरी ब्रिजेस बनाते थे। पैदल हो रहा है पूरा मूवमेंट, हरिद्वार से और नीचे से बल्कि जी। उसके बाद बीच में कहीं पे चट्टी बोलते हैं उसको, रात को आग जलाई, एक कपड़ा बिछा दिया, अपने तीर्थ पुरोहितों को सुविधा दी, जंगली जानवरों से बचाया, ऊपर लेकर के गए, पूजा कराई। पूजा अर्चना के बाद में दक्षिणा होती है वो भी नहीं लेते थे, कई बार उल्टा पैसे देते थे। अगर इसके पास अपने तीर्थ पुरोहितों के पास, यात्रियों के पास में पैसा खत्म हो गया है। फिर जब यात्रा खत्म हो जाती थी विंटर्स के टाइम पे, शीतकालीन समय में, वो लोग ना अपने जजमानों के घरों में जाते थे, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह, और वहाँ से एक अच्छी दक्षिणा लेकर के आते थे और वो दक्षिणा से फिर इनका वो चलता था। ये एक सिस्टम था। सरकार जब ऐसे सिस्टम में घुसती है ना, बगैर किसी को कंसल्ट करे, अपने को सोचे कि हम अथॉरिटी हैं, तो सिस्टम टूट जाता है। और हिमालय में तो, पहाड़ में तो इन चीज़ों को हमें और अच्छे तरीके से आगे लेके आना चाहिए। लोग कहते हैं कि चुनाव नज़दीक है तो अरविंद केजरीवाल जी खासतौर से उन सारे संवेदनशील मुद्दों को हाँ कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आएगा सरकार, अगर वो आ गए तो कैसे निपटेंगे? ये बहुत साधारण चीज़ नहीं है और इसमें मुश्किलात आएंगी।
एक मौका देके देखिए। दिल्ली में करके दिखाया, हम हवा में बात थोड़ी कर रहे हैं। दिल्ली में आज बताइए कौन, पहले तो शीला दीक्षित जी के टाइम पे मैं देखता था जंतर मंतर भरा रहता था सब कर्मचारियों से। तो इतने वहां पे सारे- प्रदर्शन बंद कर दिए गए हैं वैसे। नहीं, अब तो कहीं भी नहीं होते प्रदर्शन। सबके साथ बैठ के उनके मसले हल किए हमने, हर एक के साथ बैठ के मसले हल किए हैं। अब बताइए कौन से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में? पूर्व सैनिकों को लेकर आपने गारंटी वाली स्कीम की जो बात करी है, उसको लगता है कि वो इतनी अट्रैक्टिव है कि वो आपकी तरफ, पूर्व सैनिक आपकी तरफ आएंगे? और पूर्व सैनिक, क्योंकि गांव, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने कहा कि 1 रैंक पेंशन वाली जो बात उन्होंने कही वो उनके लिए सबसे ज्यादा सैनिकों को एड्रेस करने वाली रही है। लिहाजा ऐसे में आपकी जो ये स्कीम है वो कितना फलदायी आपके लिए होगी? हम आज वोट खींचने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत कर रहे हैं कि वाकई में पूर्व सैनिक को ज़रूरत क्या है। आप एग्जाम्पल देखिए, 17.5 साल की उम्र में एक लड़का ट्रेनिंग लेकर के और उसके बाद में सिपाही बनता है, 17 साल नौकरी करता है तो वो ना एलिजिबल होता है पेंशन के लिए। जी। 34.5 साल में वापस आ गया, 17 साल का उसका एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? ये अपना आर्मी मेडिकल कोर, उसको डॉक्टरी का एक्सपीरियंस है। और वो कहाँ पे है? जब गोली चल रही है उस टाइम पे वो वुंड को ठीक कर रहा है। उसके पास एक्सपीरियंस है आर्मी एजुकेशन कोर, जहाँ पे कि वो सियाचिन ग्लेशियर में कैसे पढ़ाई कराई जाती है वो करवा रहा है। उसका एक्सपीरियंस है इंजीनियर सैपर्स में, बम पड़ रहे हैं उसके बीच में ब्रिजेज लगा रहा है वो। आज 17 साल के लड़के का ये एक्सपीरियंस है, तो क्या उसको सम्मान नहीं देना चाहिए जो केजरीवाल जी ने डिक्लेयर करा कि उसको आज हर महकमे में, ये नहीं कि किसी और वैकेंसी को रोका जा रहा है, लेकिन एक पैरेलल वैकेंसी क्रिएट करके उस महकमे में फौजी डाला जा रहा है। डिसिप्लिन आएगा, वहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होगा, उसका एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, इफेक्टिव गवर्नेंस का एक तरीका बनेगा। बेरोजगारी को लेकर और पलायन को लेकर, पहाड़ पे ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर आपका क्या पास कॉन्क्रीट है? और जहाँ तक पलायन का है, गांव के गांव खाली हैं। 20 साल में इन लोगों ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाई है, वेबसाइट पे उसका पूरा डेटा है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं और नेचुरल ब्यूटी इतनी है कि टूरिज़्म में ही बहुत सारे बच्चों को नौकरी दी जा सकती है। सरकार में हम खूब सारे हॉस्पिटल खोलेंगे, खूब सारे स्कूल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करेंगे। इन सारों को मिला के लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार होंगी। वो 1 लाख सरकारी नौकरियां बच्चों को दी जाएंगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि कोई भी अगर नई इंडस्ट्री या नई दुकान अगर कोई खोलना चाहे, इतना ज़्यादा लाइसेंस राज है कि उसमें फंस जाता है। इसको प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा ताकि बड़े स्केल के ऊपर टूरिज़्म सेक्टर में और दूसरे सेक्टर्स के अंदर लोग अपने प्रोफेशंस खोल सकें, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा दिया जा सके और नए रोजगार पैदा किए जा सकें। मैंने आपसे कहा था कि बगल वाले प्रदेश में थोड़ा सा चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में, और वहाँ भी आप चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे जो चीफ एडिटर हैं राहुल जोशी जी, उन्होंने इंटरव्यू लिया योगी जी का, और वहाँ पे एक बात आई तो योगी जी ने कहा कि बाहुबली और वर्सेस बजरंग बली, उन्होंने कहा कि 0 टॉलरेंस है क्राइम को लेकर, और जो पेशेवर अपराधी और हैं वो समाज के या एक ही समुदाय से आ रहे हैं। तो ऐसे में खास तौर से जो हमारे सामने जो है वो एक उन्होंने बात कही कि बजरंग बली वाली बात उन्होंने कही, हम उनका सामना करेंगे, और जो वो हैं उनको खास तौर से जो टारगेट हैं वो करते हैं तो उसको अंदर करेंगे लोगों को। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो अपराधी जिस भी समाज से हो, अपराधी जिस भी धर्म से हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो गर्मी निकाल देने वाली बात है वो, मैं ये देख रहा हूं कि राजनीति क्या हो गई है जी। जैसे पत्रकार भी आते हैं, वो कहते हैं केजरीवाल जी उन्होंने आपके बारे में आज ये कहा, इस पे आपको क्या कहना है? अरे यार, मेरे को क्या कहना है? मेरे को ये गाली गलौज करनी नहीं आती है, मेरे को काम करना आता है, मेरे को राष्ट्र निर्माण के काम करने आते हैं। इस गाली गलौज में क्या रखा है? ये आपने उसने उसको ये कहा, उसने फिर उसको ये कहा, फिर उसने उसको ये कहा, इसमें क्या रखा है? 80% ये सब तब करना पड़ता है जब आप काम नहीं करते, तब आपको फिर ये सब गर्मी निकाल दूंगा, बाहुबली, बजरंग बली, 80-20, ये सब ये क्या है?
आप भी तो हनुमान चालीसा पढ़ते ही हैं। हैं, हनुमान चालीसा अच्छी चीज है, आपको भी पढ़ना चाहिए। सबको पढ़ना चाहिए, उससे शांति मिलती है, वो बुरी बात नहीं है। ये गाली गलौज बुरी बात है। उस दिन कोई कहता है, वो सुरजेवाला साहब बोले केजरीवाल छोटा मोदी है। बताओ, इससे देश की समस्याओं का समाधान हो गया? केजरीवाल को छोटा, फिर एक पत्रकार मेरे पास आया, कहता है जी सुरजेवाला जी कह रहे हैं केजरीवाल छोटा मोदी है, आपको इस पे क्या कहना है? बताओ, मैं इस पे क्या कहूं? कह दिया उसने। 80 वर्सेस 20 वाली बात जो है, उन्होंने कहा 80% जो और 20% का हम मुकाबला 100 है। के लिए काम करते हैं, वो 80-20 के लिए काम करते हैं। हम स्कूल बनाते हैं, उसमें 80 वाले भी जाते हैं और 20 वाले भी जाते हैं। नहीं, हम अस्पताल बनाते हैं, उस इंटरव्यू उसमें में 80 वाले भी जाते हैं, 20 वाले भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो 80% वाले हैं वो पॉजिटिव फ्रेम के लोग हैं, 20% वाले जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं। योगी जी को क्या किसने ये दे दिया सर्टिफिकेट देने का काम कि कौन क्या है? योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं तो सबके लिए काम करें, सबके लिए स्कूल बनाएं, सबके लिए अस्पताल। काम वो ना 80 वालों के लिए करते ना 20 वालों के लिए करते। जी आप पूछिए, क्या नाम है अपना, परिचय दीजिए। हेलो सर मेरा नाम दीप्ति चौहान है। जी दीप्ति जी। सर मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से है जी। कि आप जैसे उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने कोई पहले से डिटेल प्लान बना रखा है? अगर सर बना रखा है तो वो क्या है? इस साल 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं दिल्ली के अंदर। 2.5 लाख बच्चे, ये छोटी बात नहीं है। तो जैसे दिल्ली में किए ऐसे यहाँ भी कर दें। करना हमें ही आता है और किसी पार्टी को आता नहीं है, और किसी पार्टी ने स्कूल अच्छे नहीं करे। हमने ही करे हैं आज़ादी के बाद आज तक। वो आपने जवाब दिया दीप्ति का, तुमने कहा नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी नीयत साफ है, बाकी लोगों की नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल, जो योगी जी की है वो नीयत साफ नहीं है, बहुत खराब है। अब ये बताइए उन्होंने काम क्या किया 5 साल में? अगर वो काम कर लेते, उनको ये सब बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए 24 घंटे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहते हैं बैठ के। तो उन्होंने कहा ना, उन्होंने एक बात कही कि सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हिंदू विरोध करें आप। मतलब वो अब 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो सेक्युलरिज्म की परिभाषा के ऊपर बात कर रहे हैं। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको कहना चाहिए कि मैंने इतनी सड़कें बना दी, इतने स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतना ये कर दिया, अब जनता मुझे वोट दे। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कहते हैं सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए। इसी से पता चलता है कि फेल्ड मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में आप कहाँ पे हैं? हम एंट्री कर रहे हैं। कभी ना कभी तो एंट्री करनी होती जी है। जी जी बिल्कुल। एक सवाल इधर से कुछ और बोलना चाह रहे थे सर। उत्तराखंड में भू कानून की मांग ने बड़ा जोर पकड़ा हुआ है और भाजपा सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। आपकी सरकार आएगी तो सर इसके लिए क्या करेंगे आप? भू कानून जो है पहले बना था तिवारी जी के टाइम पे, ढीला सा भू कानून। मतलब वो भू कानून ऐसा था कि नॉर्मल इंसान को नुकसान हो रहा था, और जो थे नेता वो उस भू कानून के नाम पे लोगों को ला करके ना ज़मीनें बेच रहे थे, और बहुत सारी बेच भी दी उन्होंने। उसके बाद में जब आए खंडूरी जी, तो ये भू कानून थोड़ा टाइट करा गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए तो उन्होंने भू कानून ही गायब कर दिया। और गायब करने का तरीका क्या था? एक क्लॉज लगाया है 2018 में, उस क्लॉज से भू कानून ख़त्म हो गया। भू कानून तो 100% लागू होना चाहिए, लेकिन लागू होने के साथ में भू कानून कैसे मजबूत रहे, कैसे भू कानून को कोई बाईपास ना कर सके। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो भू कानून लागू हो रखा है, और जैसे कोई 2, 3, 4 साल पहले यहाँ पे एक कार्रवाई सरकार ने कोशिश करी थी जो फेल हो गई, उसे बोलूँगा इन्वेस्टर्स समिट। उन्होंने सारे बड़े जितने कॉरपोरेट्स होते हैं ना, अंबानी हो गए, बिरला हो गए, उन सबको यहाँ बुलाया और यहाँ उत्तराखंड के बारे में ब्रीफिंग दी कि इस उत्तराखंड में क्या क्या ताकतें हैं, क्या क्या लोकल रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मैन पावर अवेलेबल है। आप आओ, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, और उस इंडस्ट्री से आपको प्रॉफिट होगा, हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन हुआ क्या, उसमें उन्होंने क्लॉज दिया सरकार ने कि हम आपको ज़मीन बहुत कम कीमत पे देंगे। अब हुआ क्या, 4 साल हो गए, ज़मीन तो कॉरपोरेट को दे दी बहुत कम कीमत पे, लेकिन एक भी कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं आई। तो मैं बोल ये रहा हूँ कि मान लो भू कानून लागू हो गया,
और उसके बाद एक कोई नया नियम बना जो कि भू कानून को बाईपास करे। आज भू कानून को कैसे अच्छा बनाना चाहिए उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और ऐसे वाले पॉइंट्स को भी तरीके से देख करके और अमल करने का प्लान लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत जल्दी से अगर अपना सवाल करना चाहते हैं। सर मैं उत्तराखंड के लिए एक सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ के युवाओं के लिए। जो आज प्लेन और पहाड़ दो चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, एक स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, एक अस्थायी मतलब अस्थायी एक मूल निवास। सर यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलता है वो स्थायी और मूल निवास प्रमाण के आधार पर रोजगार मिलता है, क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? ये स्थायी अस्थायी जो है ना, ये सरकारें अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। अरविंद सर ने जब घोषणा करी थी रोजगार के बारे में, उसमें ये दिया था जो यहाँ के स्थायी, यहाँ के जो परमानेंट निवासी हैं, उनको हर रोजगार में, हर सरकारी नौकरी में, हर प्राइवेट नौकरी में 80% उनका रिजर्वेशन रखा जाएगा। तो इन वाली चीज़ों पे तो हमारी ना पार्टीज बैठ करके और खाली जब जुमलेबाजी नहीं कर रही हैं, उन कानूनों को पढ़ रही है, उनके नियमों को देख रही है और वो नियम उत्तराखंड में किस तरीके से लागू हो रहे हैं उन पे ना अभी से होमवर्क करना शुरू कर रखा है पार्टी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आपका नारा क्या है यहाँ पे उत्तराखंड में जो आपको लेके आगे जाने वाला है? एक मौका दीजिए। अब 5 साल हम लोगों को, आपने 10 साल बीजेपी को ट्राई किया, 10 साल कांग्रेस को ट्राई किया, एक मौका हमें दीजिए और बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। कितनी सीट? जो जनता जनादेश देगी वो मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया।